हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं प्रदीप तेजवानी एक बार फिर आपका प्रज्ञान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। छात्रों, आज की कक्षा में हम क्षितिज भाग 2 पुस्तक के 5वें अध्याय की तरफ चलेंगे, जिसमें 2 कविताएं हैं। एक तो यह दंतरित मुस्कान और दूसरा फसल। ये दोनों कविताएं कवि वैद्यनाथ मिश्र अर्थात नागार्जुन, क्योंकि नागार्जुन का जो सही नाम था, मूल नाम, वो वैद्यनाथ मिश्र था। और कवि नागार्जुन द्वारा ये दोनों कविताएं लिखी गई है, जिनके बारे में आज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। कवि के बारे में बात करते हैं। कवि नागार्जुन, जिनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में इनका जन्म हुआ। ये शुरू से ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। काफी समय बाद इन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध शिक्षा ग्रहण की। इनकी अनेक रचनाएं, अनेक कविताएं प्रस्तुत जो इन्होंने अपनी तरफ से लिखी थी, वो काफी प्रसिद्ध हुई। इन्हीं कविताओं में से एक है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। अपने पाठ्यक्रम में 2 कविताओं को शामिल किया गया है, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। मैं सबसे पहले इन 2 कविताओं के बारे में आपको छोटा सा सार समझा देता हूं कि इन 2 कविताओं के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। जो सबसे पहली कविता है, उसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। इस कविता में कवि ने छोटे से बालक, जो लगभग 8 से 10 माह के आसपास का है, उस छोटे से बालक के जब दांत आते हैं और उन दांतों के बीच की जो हल्की सी मुस्कुराहट, जिसे देखकर कवि मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, काफी मोहित हो जाते हैं उसके उस रूप पर, और उसी चीज को उन्होंने अपने शब्दों में वर्णन करने का प्रयास किया है। यहां पर उस परिस्थिति में कवि स्वयं को उस बच्चे का पिता मानते हैं और उस बच्चे की जो मनमोहक उसका जो रूप है, उसको देखकर काफी प्रभावित होते हैं और उन्हीं चीजों को, उसी अंश को अपनी कविता में इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता में एक छोटे से बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो सहज भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। उसके बाद आते हैं दूसरी कविता पर, जिसका नाम है फसल। अब आप सामान्य रूप से सोचिए कि जब आप किसी खेत में जाते हैं, तो आपको चारों तरफ हरियाली देखकर आपके मन में क्या महसूस होता है, क्या भावनाएं उत्पन्न होती है, कितना मनोरम दृश्य होता है। चारों तरफ हरियाली, शांत स्वभाव, प्रकृति का अभूतपूर्व चित्रण आपकी आंखों के सामने झलकता रहता है। इनको देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं कि ये फसल कितनी मनोहारी है, मन को हरने वाली है। इसके अतिरिक्त इसमें इस फसल शब्द को सुनते ही आप जो खेतों की लहलहाती फसल आपके आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन फसल क्या है, ये फसल कैसे बनी है, उसको पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है। मिट्टी भी होती है, मानव का श्रम भी होता है, जल भी होता है। इसके अतिरिक्त और अनेक चीजें जो फसल को इतना ऊपर उठाने में, जमीन से, बीज से लेकर उसको एक फसल बनाने में जो योगदान देती है, उन सारे तत्वों का हम यहाँ पर विवेचन करेंगे। और इस कविता के माध्यम से कवि ने इन्हीं सब बातों पर प्रकाश डाला है। तो सबसे पहले चलते हैं हम सबसे पहली कविता की तरफ, जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। देखिए, मैंने आपको जो सार बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था इस चैप्टर का, उसमें आपको बताया था कि यह दंतुरित मुस्कान जो कविता कवि ने लिखी है, इस कविता में कवि एक बच्चे का मनोहारी, जो उसको देखकर मन को हरने वाली जो परिस्थिति है, उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। आप देखिएगा, जब कवि काफी समय बाद अपने घर पर लौटता है, तो एक बच्चा अपनी पत्नी के गोद में देखता है, जो उनका खुद की संतान होती है। और वो 8 से 10 महीने के आसपास का बच्चा हुआ होगा, जिसके दांत आने लग गए हों, छोटे छोटे से दांत। जब आपने कभी अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में कभी देखा होगा, किसी छोटे से बच्चे के जब छोटे छोटे दांत आने लगते हैं, तो जीभ के आसपास वो, और जब वो बच्चा खिलखिलाता है, तो वो कितना अच्छा लगता है। आप उस दृश्य को थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अपनी कल्पना में लाइए कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है। आप खुद उसको देखकर हंसने लग जाते हैं। इवन आपका मूड भले कैसा भी हो, लेकिन आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं उस बालक को देखकर। तो यहाँ पर तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, कवि ने कैसे शब्दों का प्रयोग किया, देखिए।
बच्चे को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, अर्थात तुम्हारी यह मनमोहक दांतों के बीच वाली जो मुस्कान है, जो हंसी है, मृतक में भी डाल देगी जान। अब यहाँ पर ये तो नहीं है कि किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देगी, लेकिन मरे हुए व्यक्ति का यानी मृतक का आश्रय यहाँ पर उन व्यक्तियों से जो निराश हैं, जो काफी बेबस हैं या काफी परेशान हैं, वो व्यक्ति भी अगर उस बालक की उस मुस्कान को देख लें तो उनमें भी ये जान डाल देती है, यानी उनको भी, उनके मन में भी ऊर्जा का संचार कर देती है, उन्हें भी प्रोत्साहित कर देती है। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, यहाँ पर गात का अर्थ है शरीर। धूलि धूसर यानी धूल से सने हुए, है ना? आप किसी बच्चे को देखते हैं तो वो आसपास जब मिट्टी में खेलता है तो कैसा महसूस होता है आपको कि वो धूल में जो सना हुआ बच्चा है, ठीक है ना, उसका जो ये शरीर है, अब वो कैसा प्रतीत हो रहा है कवि को, देखिए अगली पंक्ति में, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात है मतलब कमल का फूल। कि वो धूल से सना हुआ बालक ऐसा लग रहा है जैसे तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में, यानी मैं जहां रह रहा हूं, यहाँ पर ये बालक है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो छोड़कर तालाब मेरी खोप झोपड़ी में खिल रहे जलजात, यानी मेरी झोपड़ी में कमल खिल रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो कवि का सीधा सा आशय है यहाँ पर कि उस छोटे से बालक का धूल से भरा हुआ शरीर देखकर और उसकी वो मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तालाब के जो कमल है वो मेरी झोपड़ी में यानी मेरे घर पर खिलने लग गए हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस यानी स्पर्श, तुम्हारा जो प्राण है, तुम्हारे उसको स्पर्श लेकर पिघल गया जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण यानी कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल जाता है। यहाँ पर दो अर्थ दिए हुए हैं, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी पत्थर भी पिघल जाते हैं। पत्थर पिघलने से यहाँ पर मतलब है जो जो कठोर प्रवृत्ति वाला मनुष्य होता है उसका मन भी पिघल जाता है तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान देखकर। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, कि तुमको स्पर्श करते ही ऐसा लगता है कि बांस या बम्बूल की जगह पर शेफालिका के फूल, यहाँ पर शेफालिका के फूल यानी एक सुगंधित जो पुष्प होते हैं जो मनोहारी लगते हैं, ऐसे पुष्पों का एक पौधा होता है, वहां पर फूल खिल चुके हैं। यानी बांस या बम्बूल, यहाँ पर दो अर्थ है, बांस और बम्बूल पर फूल खिलना बड़ी मुश्किल बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता फूल खिलना। लेकिन कवि ये बालक को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम्हारी मधुर मुस्कान ऐसी है मानो कि बांस और बम्बूल पर भी शेफालिका के फूल खिल गए हों, यानी कठोर हृदय कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति पर भी हंसी, मुस्कुराहट और मधुर सौंदर्य भाव आ गए हों। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि नन्हे से बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारे नन्हे नन्हे निकलते दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है कि ये मरे हुए आदमी में भी जान डाल सकती है। कहने का आशय यह है कि यदि कोई निराश, उदास और बेजान व्यक्ति भी तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देख ले तो वह भी एक बार प्रसन्नता से खिल उठे, उसके मन में भी इस दुनिया की ओर आकर्षण जाग उठे। कवि कहता है कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए तन को देखता हूं तो ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठे हैं। कहने का आशय यह है कि तुम्हारा सुंदर सुकोमल मुख कमल के समान प्रतीत होता है, जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। तुम्हारी मुस्कान कमल के फूल के खिलने के समान है। ऐसा लगता है कि तुम जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर ये चट्टानें पिघलकर जल बन गई हैं। कहने का आशय है कि बच्चे की मधुर मुस्कान पाषाण हृदय वाले मनुष्य को भी पिघलाकर अति कोमल हृदय बना देती है। नन्हे से बच्चे के शरीर का स्पर्श पाकर बांस और बबूल वृक्ष भी शेफालिका के फूलों की तरह झरने लगते हैं। आशय यह है कि कवि का मन बांस और बबूल की भांति शुष्क, कठोर और झकरीला हो गया था। बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर उसका मन भी पिघलकर शेफालिका के फूलों की भांति सरस और सुंदर हो गया था। अब इसकी कुछ और पंक्तियां जो इस दूसरे काव्यांश में दी हुई हैं। तुझे तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं में फेर। कवि कहता है बालक को संबोधित करते हुए कि मैं तो बाहर रहता हूं, इसलिए मैं काफी दिनों बाद आया हूं, तो शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, तुम देखते ही रहोगे अनिमेष। तो जैसे आपको बालक की सामान्य प्रवृत्ति पता है कि जब किसी अनजान व्यक्ति को देखता है तो वो एकटक उसको देखता ही रहता है, तो ऐसा ही वो बालक कर रहा है अपने पिता को देखकर।
कवि को देखकर कि उसको एकटक देखे जा रहा है। तो कवि उनसे कह रहा है कि तुम मुझे एकटकी लगाकर देख रहे हो, शायद ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो या फिर तुम थक गए हो। तुम मेरी तरफ देखकर काफी देर से देख रहे हो तो शायद तुम थक गए होंगे। ये उनसे पूछ रहा है उस बालक से। बालक तो जवाब नहीं दे पाएगा, पर वो उन्हें अपनी पंक्तियों में उसको इन पंक्तियों के माध्यम से वो उसको संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। आंख लूं में फेर, अगर तुम मुझे देखते देखते थक गए हो तो मैं ये आंखें उधर फेर लेता हूं ताकि तुम्हारी दृष्टि जो मुझसे थोड़ी सी हट जाएगी। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कि पहली बार तुम्हारा मेरा सामना हो रहा है, तुम मुझे पहली बार देख रहे हो। क्या हुआ, अगर स्वाभाविक है कि तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे क्योंकि पहली बार अपनी मुलाकात हो रही है, मैं तुम्हारा पिता हूं उसके बावजूद भी। यदि तुम्हारी मां ने माध्यम बनी होती आज कि तुम्हारी मां ने ही तुम्हारा परिचय कराया है कि यही तुम्हारी संतान है, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, यदि तुम्हारी मां माध्यम नहीं बनी होती तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाता कि तुम कौन हो। मैं तो तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान पर बहुत ही मोहित हूं। इसका भावार्थ देखिएगा। इस जो व्याख्या है, इसमें कवि शिशु को लक्ष्य करके कहता है कि तुम मेरी ओर एकटक होकर देख रहे हो, इसलिए ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। कवि बच्चे से उसके पास खड़ा होकर पूछता है कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होगे, इसलिए लो मैं तुम पर से अपनी नजर स्वयं हटा लेता हूँ। तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसलिए यदि मुझे पहचान भी न पाए हो तो वह स्वाभाविक ही है। कवि पत्नी के प्रति कृतज्ञता यानी उसका एहसान मानते हुए कृतज्ञता प्रकट करता हुआ कहता है कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती, यदि तुम्हारी माँ ने मुझे ये बताया नहीं होता कि तुम कौन हो, तो आज मैं तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को नहीं देख पाता। तुम्हारी माँ ने ही बताया था कि यह दंतुरित मुस्कान वाली जो संतान है, जो शिशु है, वही तुम्हारी संतान है, यानी वही मेरी संतान है। अब चलते हैं इसके तीसरे काव्यांश की तरफ। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। अब कवि क्या कह रहा है कि तुम धन्य हो, तुम इतनी सुंदर मुस्कान वाले हो, तुम बहुत धन्य हो कि तुम्हारी इस मुस्कान पर अच्छे अच्छे लोग मोहित हो जाते हैं। चिर, और तुम्हारी माँ भी धन्य है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, तो वो भी धन्य है कि इतने सुंदर बालक को उन्होंने जन्म दिया है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, लेकिन मैं तो परदेश में रहने वाला, अपने काम के सिलसिले में बाहर चला जाता हूँ। मैं तो अनजान हूं तुम्हारे लिए, मैं अन्य हूं। तुम्हारी मां धन्य है, मैं अन्य हूं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। और मैं अपने आप को अतिथि इसलिए कह रहा हूं कि मैं तो अपने काम के सिलसिले में बाहर जाता रहता हूं, आज मैं इतने महीनों बाद आया हूं और तुम्हें देख रहा हूं। तो तुम्हारा इस अतिथि से यानी इस मेहमान से तुम्हारा इससे पहले कोई संपर्क रहा ही नहीं है। क्या संपर्क रहा होगा? उंगलियां माँ की कराती रही है, मधुपर्क। अब यहाँ पर मधुपर्क का मतलब है या तो आप शहद से ले सकते हैं या फिर पंचामृत से लेते हैं, कि तुम्हारी माता तुम्हें शहद भी चटाती है अपनी हाथों से, अपनी उंगलियों से, ठीक है। और उसके अलावा पंचामृत, पंचामृत कहते हैं जिनमें 5 चीजों का मिश्रण होता है, दूध, दही, जल, शहद, है ना। इस तरह की 5 चीजें मिलकर पंचामृत बनती है। तो उसका सेवन भी तुमको किसने कराया है? तुम्हारी माँ ने कराया है। देखते तुम इधर कनखी मार, कि कभी तुम मेरे को देखकर, क्योंकि मैं अनजान हूं तुम्हारे लिए, तुम मुझे देखकर कनखी मारते हो यानी निगाहें टेढ़ी कर लेते हो। और होती जबकि आंखें चार, और जब तुम्हारी मेरी आंखें चार होती यानी 2 तुम्हारी और 2 मेरी, वैसे तो तुम मुझे देखकर अपनी आंखें टेढ़ी कर लेते हो, दृष्टि अलग सी कर लेते हो, लेकिन जब तुम्हारी मेरी आंखें मिलती है तो ये 4 आंखें हो जाती है। और जब मैं तुम्हारी मुस्कान को देखता हूँ, जब तुम्हारी और मेरी आंखें 4 होती है, जब मैं तुम्हारी मधुर मुस्कान को देखता हूँ, मोहित करने वाली दंतुरित मुस्कान को देखता हूँ, तो मुझे बड़ी ही प्यारी लगती है, बड़ी ही सुंदर लगती है। अब चलते हैं इसके भावार्थ की ओर। कवि नन्हे शिशु को संबोधित करते कहता है कि तुम अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो, तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्म देकर तुम्हारी सुंदर रूप छवि निहारने के कारण धन्य है, क्योंकि वो भी रोज तुम्हारी इस मुस्कान को देख रही है। दूसरी ओर एक मैं हूं जो लगातार लंबी यात्राओं पर रहने से तुम दोनों से पराया हो गया हूं, इसलिए मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा है, अर्थात मैं तुम्हारे लिए अनजान ही रहा हूँ। ये तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से तुम्हें मधुपर के चटाती रही, अर्थात तुम्हें वात्सल्य भरा प्यार देती रही। यहाँ पर मधुपर्क चटाने का मतलब दूसरा अर्थ है वात्सल्य, यानी माता पिता द्वारा अपने बच्चे को दिए गए प्यार से है। अब तुम इतने बड़े हो गए हो
कि तिरछी नजर से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो। इस समय भी तुम वही कर रहे हो। इसके बाद जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती हैं, अर्थात तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। इस स्थिति में तुम्हारे निकलते हुए दांतों वाली तुम्हारी मधुर मुस्कान को देखकर जो मुझे बड़ी सुंदर लगती है, और मैं तुम्हारी उस मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ, मोहित हो जाता हूँ। इसके बाद चलते हैं हम इससे अगली कविता पर, जिसका नाम है फसल। तो साथियों, मैंने आपको बताया कि यह दंतुरित मुस्कान के माध्यम से हमने जो इसको आपको समझाने का प्रयास किया, ये काफी सुंदर कविता थी। एक बच्चे का मनोरम दृश्य अपने पिता द्वारा और उसकी माता को भी धन्य बताते हुए उन्होंने जिस तरह से ये वर्णन किया है, वो वास्तव में अप्रतिम है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी कविता, जिसका नाम है फसल। मैंने आपको पहले भी बताया कि सामान्य रूप से जब आप फसल को देखते हैं तो कितना मनोरम दृश्य होता है, आपका मन हर्षित हो जाता है फसल को देखकर। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस फसल को उगाने में कितने लोगों ने, कितने तत्वों ने, कितनी चीजों ने, कितनी प्राकृतिक चीजों ने अपना योगदान दिया है? आइए उसी चीज को हम इस कविता के माध्यम से पढ़ते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का है जादू। कि किसी फसल को उगने में, यानी बीज से फसल बनने में, किसी एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अब आप कहेंगे सर, किसी एक क्षेत्र से तो एक या दो ही नदी बहती है, यहाँ पर ढेर सारी नदियों के पानी का जादू आप कैसे बता रहे हैं? आपको ध्यान होगा, जब सिंचाई के बहुत सारे साधन होते हैं, नलकूप होते हैं, कुएं होते हैं, है ना? तो उन नलकूपों में, उन कुओं में या तालाबों में भी पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी आता है। और जब कुओं में पानी अंदर जब रिसाव होता है उसका, तो न जाने किस नदी से उसमें पानी आ रहा है, ये किसी को भी नहीं पता है। तो यहाँ पर कवि यही चीज दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि एक के नहीं, यानी एक फसल को उगने में किसी एक नदी नहीं, दो नदी नहीं, ढेर सारी हजारों सैकड़ों नदियों के पानी का जादू है इस फसल का उगना। देखो यहाँ पर पानी की विशेषता बताइए। अब अगले में, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की है गरिमा। अब बताइए, बीज को बाजार में आप लेकर आते हैं या अपने घर पर अपने जो पहले वाली फसल होती है उसमें उगाते हैं, तब अनेक हाथों का स्पर्श होता है। उसके बाद जब आप उसको खेत में आप ट्रैक्टर लेके या पुराने कृषि यंत्रों के माध्यम से उसको उगाने का प्रयास करते हैं, तो न जाने कितने हाथ उसमें लगते हैं। उसकी सिंचाई, निराई, गुड़ाई या जो भी कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, उसमें न जाने कितने हाथ लगते हैं। फिर उसके बाद उस फसल को तैयार होने के बाद काटने के लिए न जाने कितने हाथ लगते हैं। उसको तैयार होने में कितने हाथ लगते हैं, उसको मंडी में पहुँचने के में कितने हाथ लगते हैं। तो कुल मिलाकर किसी एक फसल को उगने में लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा, यहाँ मानव श्रम को बताया गया है कि अनेक लोगों ने इसको हाथ लगाया है। यहाँ पर जानवरों की भी भूमिका है। कई बार जो हल जोतते हैं तो वो बैलों के माध्यम से जोतते हैं, तो उन बैलों की भी महिमा है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। आपको पता है, खेत अलग अलग तरह के होते हैं। अगर केवल हम भारत की बात करें या विश्व की बात करें तो अनेक सारी मिट्टियां पाई जाती है। काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, इस तरह से अनेक प्रकार की जो ये मिट्टियां हैं जिनमें अलग अलग तरह की फसलें उत्पन्न होती हैं। ये डिपेंड करती है वहां के ज्योग्राफिकल फीचर्स पे। तो इस काव्यांश में एक तो नदियों के पानी का जादू, एक मानव श्रम की महिमा, और तीसरा मिट्टी का गुणधर्म, यानी मिट्टी भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है जिसके माध्यम से फसल उगती है। अब मैं इस वाक्यांश की, इस काव्यांश की मैं आपको व्याख्या प्रकट कर रहा हूं। कवि यहाँ फसल उगाने की प्रक्रिया के संबंध में वर्णन करता हुआ कहता है कि ये जो खेतों में फसलें फल फूल रही हैं, इनमें से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों नदियों का जल इन फसलों को सींच रहा है, जिसके कारण फसलें तैयार हो रही है। इन फसलों को तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों और करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श मिला है। अर्थात न जाने कितने किसान मजदूरों ने इन्हें तैयार किया है। उन सबकी मेहनत इन इस फसल को तैयार करने में झलकती है। इसके साथ ही एक ही नहीं, दो नहीं, न जाने कितनी खेतों की मिट्टी का गुण और स्वभाव इन फसलों में आ गया है और इनका विकास हुआ है। अतः मानव, मिट्टी का श्रम तथा नदियों का जल, ये सभी मिलकर फसल उगाने में अपना अपना योगदान देते हैं। अब हम चलते हैं इसी फसल कविता के दूसरे दूसरे काव्यांश की तरफ या दूसरी पंक्तियों की तरफ। अब यहाँ पर कवि एक बार फिर पूछ रहा है, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है वह, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है,
रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब यहाँ पर कुल 5 तत्व हो गए। सबसे पहला नदियों के पानी का जादू, जो पिछली पंक्तियों में हमने पढ़ा। हाथों का स्पर्श यानी मानव श्रम, मिट्टियों के गुण भेद गुण धर्म, भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियां। एक अंतिम 2 पंक्तियों में 2 और चीजें इसमें जो एक तत्वों के रूप में प्रकट की गई है। सूरज की किरणें, सनलाइट, इट इज वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है सनलाइट। और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन की, हवा की थिरकन की वजह से ये लहलहाती फसलें हैं। तो फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, ये नदियों के पानी का जादू है। यानी एक फसल को उगाने में अनेक नदियों का संगम होता है और अनेक नदियों के पानी से वह प्रफुल्लित होती है। ये हाथों के स्पर्श की महिमा, अनेक किसानों, मजदूरों, व्यापारियों का हाथ लग के ये फसल बनती है। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म, भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों के गुणधर्म की वजह से ये प्रफुल्लित होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और सूरज की किरणें जब इस फसल पे पड़ती है तो ये स्वतः ही उगने लगती है और स्वतः ही इनमें ऊर्जा आ जाती है। आप भी इन सर्दी के दिनों में जब भी फसल के समान जब आप धूप में जाकर बैठते हैं तो आप में ऊर्जा आ जाती है, अन्यथा ठंड में बड़ी ठिठुरन सी होती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और यह हवा की थिरकन की वजह से सिमटा हुआ संकोच है, यानी बहुत ही खूबसूरत परिवेश में इन फसलों का जन्म होता है। आइए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। कवि फसल को लेकर प्रश्न करते हुए उत्तर देता है कि ये फसलें कुछ और नहीं है, केवल नदियों के जल के प्रभाव का जादू है तथा मनुष्य के हाथों का स्पर्श अर्थात उनके श्रम का सुखद परिणाम है। ये फसलें कहीं भूरी मिट्टी से उपजी हैं, तो कहीं काली मिट्टी से, तो कहीं संदली मिट्टी से। मिट्टियों के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। कहने का अभिप्राय है कि सूरज की किरणों ने इन फसलों को अपनी ऊष्मा देकर इस तरह रूपाकार प्रदान किया है। इसके साथ ही हवा की थिरकन सिमट कर इनमें समा गई है, अर्थात इन्हें बड़ा करने में हवा भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात फसल प्राकृतिक तत्वों और मानव श्रम के संतुलित संयोग का प्रतिफल है। बच्चों ये देखिए कितना सुंदर जो वर्णन कवि ने अपने पंक्तियों के माध्यम से किया है। 2 चीजों के लिए, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज थी बच्चे की दंतुरित मुस्कान, जिस कविता का शीर्षक था यह दंतुरित मुस्कान, और दूसरा था फसल। इन दोनों कविताओं के माध्यम से कवि ने अपनी जो मनोभाव है फसल के प्रति या उस बच्चे के प्रति, उनको प्रकट करने का प्रयास किया है। हमारा उद्देश्य आपको कवि के द्वारा बताई गई उन पंक्तियों को सरलतम शब्दों में आपके दिलो दिमाग में बिठाने का प्रयास है, और इसी प्रयास में आप सब लोग इस यात्रा में आगे चलते रहिए। मैं एक बार फिर इस काव्य अंश के अंतिम पाठ को लेकर आपके सामने शामिल होऊंगा और उसके बाद हम गद्य पाठ की तरफ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि कब मेरा वीडियो आता है आपको जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।